तो इस एपिसोड के शुरुआत में प्रिंस के बंदे आकर कहते हैं, प्रिंस हमने टास्क को पूरा कर दिया है, जितने भी लोग नाव में चलकर आ रहे थे उन सभी को हमने मारकर लेक में डाल दिया है, अब तो वो मछलियों का खाना बनेंगे। प्रिंस कहता है, न्यूक्लू, ग्वार्जिया, आलिया, तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है, अगले साल तक लेक की सभी मछलियाँ और भी डिलीशियस हो जाएंगी। वो सब कहते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम तो आपकी मदद करना चाहते थे। तभी प्रिंस कहता है, 1 मिनट रुको, और अपनी गर्दन को लंबी करके उनके पास आकर कहता है बहुत गुस्से में, तुम सभी ने अभी तक अपने घोंसले फॉर्म को मेंटेन करके क्यों रखा है? मैंने तुम सभी कहा था ना कि यहाँ पर किसी की भी फिजिकल बॉडी को चूज करके उसे प्रोसेस कर लेना, लेकिन तुमने अभी तक क्यों नहीं किया? ये सुन के वो तीनों डरकर घुटनों पर बैठकर कहते हैं, प्रिंस प्लीज हमें माफ़ कर दीजिए, हमने अभी तक अपने घोंसले फॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि हमें विश्वास है कि हम इस रूप में आपकी अच्छे से सेवा और हेल्प कर पाएंगे। कहीं अगर हमने किसी की फिजिकल बॉडी को प्रोसेस किया तो हमारी स्पिरिट की मिस्टीरियस पावर खो गई तो क्या होगा? प्रिंस कहता है, चलो ठीक है, मैं तुम्हें इस बार माफ़ कर रहा हूँ, लेकिन ये दोबारा नहीं होना चाहिए। और वो अपनी गर्दन को वापस से छोटा कर लेता है। फिर कहता है, यहाँ पर 4 बॉडी है और तुम 3 लोग हो, तो तुम सभी इनमें से एक बॉडी को चुन लो। वहीं हम उन चारों को देखते हैं जिनमें अपना एमसी और निजा काओनी भी होती है, जो कि बेहोश होते हैं। अपना एमसी तो बेहोश होने का नाटक कर रहा होता है। तभी प्रिंस के तीनों साथी हंसते हुए उनके ओर बढ़ते हुए कहते हैं, हम आपके ऑर्डर को जरूर मानेंगे। और प्रिंस एम्परर के गले को पकड़ के कहता है, मैं तुम्हारे बॉडी पर कब्जा करूंगा और उसके बाद मैं मिंग डायनेस्टी का एम्परर मिंग गुआंजियान बन जाऊंगा। और वो उसकी सोल को बाहर निकालने लगता है जिससे वो अपनी सोल को अंदर डाल सके, जिससे एम्परर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है और वो चिल्ला रहा होता है। प्रिंस हंसते हुए कहता है, समय आने पर हमारे नॉर्थर्न क्वीन रॉयल फैमिली के जितने भी गोस्ट हैं वो सब मेरी मदद से तुम्हारे लोगों को प्रोसेस कर लेंगे और पूरे कंट्री पर सिर्फ मेरा राज होगा और गोस्टों का राज होगा। और इस तरह से हमारी नॉर्थर्न क्वीन फैमिली तुम्हारे सभी लोगों पर कब्जा कर लेगी। जैसे कि एक बाज किसी चिड़िया के घोंसले पर कब्जा कर लेता है, वैसे ही हम लोग तुम्हारे ऊपर कब्जा कर लेंगे। वहीं अपने एमसी मन में कहता है, मुझे इन गोस्टों के अपीयर होने के पीछे का रीजन का पता चल गया है। ये सब किंगून के मैजिक स्पेल के कारण आ रहे हैं, जो कि डेस्टिनी ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर है और उसके पास एक आर्टिफैक्ट भी है जिसे वो सोलो को इस वर्ल्ड में बुला सकती है। तभी सिस्टम कहती है, कॉन्ग्रेचुलेसन होस्ट, आपका टास्क कंप्लीट हो चुका है, जिसके बदले आपको 10 स्पिन ड्रॉ मिलता है। एमसी खुश होकर मन में कहता है, ये तो बहुत अच्छा है, अब मुझे लोगों को बचाने की ज़रूरत है। अगर मुझे इस वर्ल्ड में सरवाइव करना है तो मुझे किसी ऑर्गेनाइजेशन को ढूंढ के उसे ज्वाइन करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो अपने फिंगर से इन स्पिरिट इलिक्जर टेक्निक से उन स्पिरिटों पर अटैक कर देता है। उसके अटैक से वो सभी मारे जाते हैं। वहीं एक अटैक प्रिंस की तरफ जाता है जिसे वो डोज कर लेता है और एम्परर उसके हाथ से छूट जाता है। एम्परर खांसते हुए कहता है, क्या मैं बच गया? फिर एमसी कहता है, नूची तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे गोस्ट के अपीयर होने के रीजन को बताने के लिए। मैंने लगातार 5 शॉट तुम्हारे शैडो स्पिरिटों को मारकर तुम्हारी कमेंट्री का रिवार्ड दे दिया है, इसके लिए मुझे धन्यवाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्रिंस गुस्सा करते हुए कहता है, तो तुम ही वो बंदे हो जिसने उस दिन झांग सेन को इंजर्ड किया था। एमसी कहता है, तुमने बिल्कुल सही गैस किया है, लेकिन इसके लिए कोई प्राइज नहीं है। और क्या अब तुम मरने के लिए तैयार हो? ये सुन के प्रिंस जोर से हंसने लग जाता है। फिर कहता है, जो पर्सन आज मरने वाला है वो मैं नहीं बल्कि तुम होने वाले हो। फिर वो कहता है, लॉर्ड यूनियन, मुझे माफ़ कर देना आपको परेशान करने के लिए। और तभी उसके पीछे एक पोर्टल अपीयर होता है और उसमें से एक बड़ा सा पैर निकल के आता है। फिर पूरी फिजिकल उसकी बॉडी आती है जो कि एक बर्ड डीमन होता है। वो कहता है, सच में यहाँ की हवा बहुत ज़्यादा रिफ्रेशिंग है, मुझे ऐसी फ्रेश हवा में सांस लिए कई साल हो गए हैं। उसे देख एमसी भी पैनिक हो जाता है और तभी वो बर्ड डीमन एमसी पर मैरिड इन कोरोड बोन टेक्निक से अटैक कर देता है, जिसे एमसी बहुत मुश्किल से डोज करते हुए मन में कहते हैं, इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा डेंजर फील करवा रही है, मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं इसे हल्के में ना लूँ। बर्ड डीमन कहता है, क्या तुम ये सोच रहे हो तुम मेरे अटैक को अवॉइड कर सकते हो? इस ओल्ड मैन के माइरेड इन कोरोड बोन टेक्निक से बचना इतना आसान नहीं है। और तभी वो कहता है, ब्लास्ट हो जाओ। और इतना बोलने के साथ ही वो सभी अटैक एमसी के तरफ बढ़ रहे अटैक सभी ब्लास्ट हो जाते हैं, जिससे एमसी भी शॉक हो जाता है और उसके चारों तरफ पर्पल कलर का स्मोक फैल जाता है, जिससे एमसी को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता। तभी वो ओल्ड मैन हंसते हुए कहता है, चाहे तुम कितने ही पावरफुल मार्शल आर्टिस्ट हो, लेकिन एक बार जब तुम मेरे इस टेक्निक के संपर्क में आते हो तो तुम्हारे हड्डी का एक अवशेष भी नहीं बचेगा। मेरी ये टेक्निक
इन एनर्जी और नैरोटॉक्सिन के मिक्सचर से बना है, जिसमें इन एनर्जी की क्रोसिस पावर और नैरोटॉक्सिन में किसी को भी पैरालाइज करने की एबिलिटी है। मेरे इस मैरिड इन क्रॉस बोन टेक्निक के ब्लास्ट होने के बाद व्यक्ति की शुरू में न्यूरोटॉक्सिन के कारण ऐसा लगेगा जैसे उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई हो, जिससे उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इसके बाद इन एनर्जी से वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा और अंत में उसकी हड्डी भी नहीं बचेगी और वो मर जाएगा। तभी एमसी उस स्मोक से निकलते हुए कहता है, ऐसी बात है क्या? इससे तो मेरे कपड़े जलकर फट गए हैं। ये तो सच में बहुत डेंजरस है। वही एमसी को सही सलामत देखकर उस ओल्ड मैन को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो कहता है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? मेरे इस अटैक से तुम्हें कुछ भी क्यों नहीं हुआ? क्यों ऐसा क्यों हुआ? मैं भी इसका कारण जानना चाहता हूँ। और तभी एमसी अपने इन एनर्जी बुलेट से उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। अटैक को आता देख ओल्ड मैन शौक होकर मन में कहता है, तो इस कारण ये मेरे अटैक से बच गया। मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में कोई व्यक्ति बिना किसी मास्टर के इन एनर्जी के ज्ञान को समझ सकता है। फिर वो ओल्ड मैन अपने आगे शील्ड बनाकर एमसी के अटैक से बच जाता है। वो कहता है, तुम्हारे अटैक मेरे सामने यूजलेस हैं, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एमसी कहता है, चलो देखते हैं। और वो अपने अटैक की पावर को और भी बढ़ा देता है और फिर उसके पीछे जो अटैक गए थे वो वापस से मुड़कर उस ओल्ड मैन के सीने से आर पार हो जाता है। फिर एमसी अपने स्वॉर्ड को लेकर ओल्ड मैन की तरफ बढ़ते हुए कहता है, अब तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ नहीं है, अब मैं तुम्हें मार सकता हूँ। फिर अटैक करते हुए बोल रहा होता है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि मांगा में मेन कैरेक्टर अपनी टेक्निकों को नाम देता है और उसका यूज करते समय उसके नाम को चिल्लाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कूल लगता है। और एमसी भी अपनी टेक्निक वाकुम स्वॉर्ड स्लैश एम्परर अल्टीमेट स्वॉर्ड स्लैश चरमा स्वॉर्ड स्लैश और मैग्नेटिक फील्ड स्लैश का नाम चिल्लाकर अटैक करते हुए कहता है, बडी अब तुम क्या सोचते हो मेरे इन डोमिनियरिंग टेक्निकों के नाम के बारे में? और वो उस ओल्ड मैन पर अटैक कर देता है। वहीं उस ओल्ड मैन के पसीने छूट रहे होते हैं। वो चिल्लाते हुए कहता है, तुम सिर्फ एक मोर्टल हो जो कि इन एनर्जी को जानते हो, तुम बहुत दूर मत जाओ। और वो अपने शरीर से बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज करने लगता है, जिसे सेंस कर एमसी भी हैरान होकर कहता है, क्या ही स्ट्रॉन्ग इन एनर्जी है। वहीं उसकी एनर्जी से प्रिंस की हालत ख़राब हो रही होती है। वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं मास्टर गुआन प्लीज़ मुझे बचाइए। लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता। उसकी स्पिरिट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। तभी वो ओल्ड मैन अपनी एक टेक्निक जिसका नाम द बोरन ऑफ द ड्रैगन बिगिंस था उसका यूज करने लगता है। हमें इसके टेक्निक के बारे में बताया जाता है। इस टेक्निक से एक आर्मर बनता है, जिसे बनाने के लिए QI की एक बड़ी मात्रा को पीछे की ओर घुमाया जाता है और शरीर के ऊपर चारों ओर लपेटा जाता है, जो कि हमले और बचाव को बढ़ा देता है। लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं। फिर वो ओल्ड मैन कहता है, मैं इसे सिर्फ 60 बार सांस लेने तक ही होल्ड करके रख सकता हूँ, मुझे उसे जल्दी ही ख़त्म करना होगा। और अपनी शॉट को लेकर एमसी पर अटैक कर देता है। एमसी अपने फिंगर पर एनर्जी गैदर करते हुए कहता है, बडी तुमने अभी अपनी बहुत ज़्यादा इन एनर्जी को लॉस कर दिया है मुझे मारने के लिए, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अपनी फिंगर से इन एनर्जी का काउंटर अटैक कर देता है और उन दोनों का अटैक एक दूसरे से टकराता है। वो ओल्ड मैन घबराते हुए कहता है, ये अच्छा टाइम नहीं है, मुझे जल्दी करना पड़ेगा, मेरे पास सिर्फ 56 सांसें और बची हैं। लेकिन तभी वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है, नहीं रुको जाओ, तुम क्या कर रहे हो? एमसी कहता है, तुम्हारी बॉडी की सभी इन एनर्जी मेरे कंट्रोल में थी, क्योंकि मेरे पास सेलेस्टियन इन बॉडी है। मेरी इन बॉडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और मेरी इन एनर्जी की समझ बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैं किसी भी इन एनर्जी को कंट्रोल कर सकता हूँ। और वो उस ओल्ड मैन को पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ एमसी उस डीमन बॉड के बची हुई हड्डी और राखों को अलग अलग कर रहा होता है। फिर वो एक कोड को देखते हुए कहते हैं, क्या ये वो डीमन कोड है जो कि 3 क्वेश्चन ऑफ कल्टीवेशन वाले बुक पर लिखा हुआ था, कि जब एक मोस्टर गोल्डन कोर स्टेज पर चला जाता है, उसके बाद मोस्टर का कोर एक डीमन पिल में बदल जाता है, जिससे मोस्टर को बहुत सी रहस्यमयी एबिलिटी और पावर मिलते हैं। फिर वो पीछे खड़े बंदों से कहता है, तुम सब इन हड्डियों को एक साथ इकट्ठा करो और इन्हें पीच की लकड़ी का यूज करके यांग एनर्जी के साथ जलाकर राख में बदल दो। और ये पीच की लकड़ी होनी चाहिए, दूसरी लकड़ी नहीं होनी चाहिए। वो सब कहते हैं, हम सब इमोर्टल मास्टर के ऑर्डर को फॉलो करेंगे। फिर हमें एक कौवे को दिखाया जाता है जो कि इनको ही देख रहा होता है। फिर एमसी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद वो कौवा उन झाड़ू लगा रहे एक बंदे के पास जाकर काव काव करने लगता है
वो बंदा अपनी झाड़ू से मारकर उसे कौवे को भगाते हुए कहता है, पता नहीं ये अनलकी चीजें कहाँ से आ गई। तभी वो कौवा उस बंदे के मुंह में घुस जाता है। वो बंदा वहीं पर नीचे बैठ जाता है, जिसे देख एक बंदा कहता है, हुलाई क्या तुम ठीक हो? वो बंदा कहता है, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस मेरा पैर थोड़ा सा मुड़ गया है। दूसरे वाला बंदा कहता है, लगता है सब कुछ ठीक है, चलो अपना काम हम जल्दी से खत्म करते हैं। हुलाई एमसी की तरफ देखते हुए मन में सोचता है, वो सच में एक कल्टीवेटर है। क्या ऐसा हो सकता है कि इस जगह पर अन्य ऑर्गेनाइजेशनों की नज़र आए? फिर हमें दूसरी तरफ का सीन दिखाया जाता है, जहां एमसी आकर कहता है, नुची और दूसरे गोश्त सभी मारे जा चुके हैं, वो सब अब वापस नहीं आएंगे। एम्परर कहता है, थैंक यू मास्टर गुजियान, आपको हमारी मदद करने के लिए। तभी नी शाओकियान एमसी को गुस्सा करते हुए कहती है, मजेस्टी ये पर्सन एक परवर्ट के अलावा कुछ भी नहीं है। ये सुन के एमसी खांसते हुए कहता है, दरअसल मैं सैनक्विंग आइलैंड के इमोर्टल सेक्ट से आया हूँ, क्योंकि हमारे सेक्ट के ट्रेजर ने सेंस किया था कि ये छोटा सा संसार डीमन और मॉन्स्टरों से परेशान होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे डीमन और इविल गोस्टों को खत्म करने के लिए भेजा था। हालांकि टेलीपोर्टेशन एरे से गुजरते समय एक एक्सीडेंट हो गया, जिसके कारण मैं अपने रास्ते से भटक गया और मुझे टेलीपोर्टेशन एरे ने गलत जगह पर ट्रांसफर कर दिया, जिसकी वजह से कैप्टन नी को गलत फहमी हो गई। और एमसी फिर मन में कहता है, अच्छा हुआ मैंने पहले से ही तैयारी कर लिया था कि मुझे क्या बोलना है। एम्परर मन में कहता है, ये बहुत अच्छा मौका है इमोर्टलिटी को पाने की। मैं गुबाई चेन को किसी को भी ओपन नहीं करने दे सकता, भले ही वो कोई भी हो। फिर वो नी जाओकियान पर चिल्लाते हुए कहता है, क्योंकि ये सब एक गलत फहमी है, तो कैप्टन नी को मास्टर गू से माफ़ी मांगनी चाहिए और अपनी गलत फहमी दूर करनी चाहिए। फिर नी जाओकियान कहती है, प्लीज़ मुझे मेरी पास्ट की गलतियों के लिए माफ़ कर दीजिए मास्टर गू। एमसी कहता है, कोई बात नहीं, इसमें मेरी भी गलती थी। और मन में कहता है, उसने नी जाओकियान को मुझसे माफ़ी मंगवाने के लिए फोर्स किया, लगता है इसके कुछ और ही इरादे हैं। फिर एम्परर कहता है, मास्टर गू आपको क्या लगता है, क्या मिंग डायनेस्टी में और भी डीमन हो सकते हैं? अगर डीमन वापस से अपीयर होंगे और आप यहाँ पर नहीं रहेंगे, तब हम क्या करेंगे? अगर मैं भी मास्टर गू की तरह पावरफुल होता तो ये बहुत अच्छा होता। क्या ऐसा नहीं है मास्टर गू? एमसी मन में इरिटेट होते हुए कहता है, सच में किसी भी दुनिया के सभी एम्परर साले एक जैसे ही लगते हैं, इनको सिर्फ राजा की तरफ आराम करना है और आराम से बैठ के राज करना है। फिर एमसी कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। और वो चुटकी बजाता है और वहाँ से गायब हो जाता है, जिसे देख एम्परर शौक होकर बोलता है, क्या वो गायब हो गए? हा, सचमुच इन इमोर्टलों की टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल और रिमार्केबल होती है। मतलब मेरे भी इमोर्टल बनने की उम्मीद है अगर मैं मास्टर को फॉलो करता हूँ। फिर हम एमसी को देखते हैं, जो कि सिस्टम के स्पेस में आया होता है। वो सुगोंग से बोलता है, हमें इस कुत्ते एम्परर के भ्रम को दूर करना होगा, ताकि वो भविष्य में और अधिक परेशानी पैदा करने और अपनी सीमाओं को लांघने की कोशिश ना करे। सुगोंग बोलती है, वेलकम बैक होस्ट, क्या आप किसी मुसीबत में फंस गए हैं? एमसी बोलता है, मेरा सामना एक डॉग एम्परर से हुआ है जो आराम की लाइफ और इमोर्टल बनने का सपना देख रहा है, तो क्या तुम्हारे पास उसका भ्रम दूर करने का तरीका है? सुगोंग बोलती है, जो भी व्यक्ति राजा बनता है वो आमतौर पर इमोर्टलिटी को पाने की योग्यता को खो देता है। होस्ट, आपको ये पता चल गया है कि वो एम्परर एक इमोर्टल नहीं बन सकता, तो आप उसे पीछे हटने पर मजबूर कैसे करेंगे? मुझे लगता है इसमें होस्ट की मदद लॉटरी मशीन कर सकता है। एमसी बोलता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम लॉटरी में मेरे चांसेस को स्कैम करने की कोशिश कर रही हो। फिर वो लॉटरी में स्पिन करते हुए कहता है, लेकिन एक बार में 10 करना अच्छा होगा, शायद जो चीज़ लॉटरी मशीन से निकलेगा वो मेरी इन समस्याओं को समाधान करने में मदद कर दे। उसके बाद लॉटरी से 4 बॉल निकलती हैं जो कि खाली होती हैं। 5वें में बिगू पिल निकलती है। इस पिल को खाने के बाद तुम 3 दिन तक बिना खाए पिए रह सकते हो। और 6ठे बॉल में मोर्टल डिटॉक्सिफाई पिल की बोतल निकलती है। ये पिल दुनिया के सभी पॉइजनों को क्योर कर सकता है। 7वें बॉल में स्पिरिट बॉडी एलिक्जर निकलता है, जो कि रिफाइनिंग स्टेज वालों के लिए बहुत अच्छा होता है। ये बॉडी को मजबूत और हेल्थ को बढ़ाता है। फिर 8वें बॉल में एक टैलेंट क्रिस्टल बॉल निकलता है, जो कि बंदों के टैलेंट को चेक करता है। इस कल्टीवेशन वर्ल्ड में इसका यूज बंदों के स्पिरिचुअल रूट को पता लगाने के लिए करते हैं। फिर 9वें बॉल में एक मार्शल आर्ट टेक्निक निकलता है, जिसका नाम ग्रीन लोटस स्वॉर्ड सॉन्ग होता है। यह एक वॉल्यूम 1 जो कि पर्पल कलर में होता है। फिर हमें इन टेक्निकों के लेवल को बताया जाता है, जिसमें ग्रे कलर कॉमन होता है, ब्लू रेयर, पर्पल इपिक और ऑरेंज लेजेंडरी होता है। वहीं 10वें बॉल में एमसी को लेजेंडरी आइटम मिला होता है। वो एक स्पेशल एबिलिटी होता है जिसका नाम मेकिंग यू लुक गुड होता है। उसे देख एमसी खुश होते हुए कहता है,
ना केवल मुझे समस्या को हल करने का रास्ता मिल गया बल्कि मेरे काम में आने वाली कुछ अच्छी चीज़ें भी मिल गई। ऐसा लगता है कि आज मेरा लक बहुत अच्छा है। फिर सिस्टम इस एबिलिटी के बारे में बताता है, इसमें तुम्हारा लुक अच्छा हो जाएगा जिससे लड़कियां तुम्हारे ऊपर अट्रैक्ट होंगी और जब तुम कोई सा भी काम करोगे तो उसमें भी तुम्हारा लक थोड़ा बहुत बढ़ जाएगा। तुम इसे 3 दिनों में एक बार यूज कर सकते हो। फिर एमसी वापस एम्परर के पास आ जाता है और टैलेंट क्रिस्टल बॉल को उनके सामने रख के बोलता है, मैं अपने सेक्ट से टैलेंट क्रिस्टल बॉल को लेकर आया हूँ, तुम अपना हाथ उस पर रखो। अगर ये क्रिस्टल बॉल में लाइट जलती है तो इसका मतलब तुम्हारे पास इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करने का टैलेंट है। ये सुन के एम्परर खुश होते हुए कहता है, इमोर्टलिटी में आ रहा हूँ। फिर वो उस बॉल पर अपना टैलेंट चेक करता है लेकिन उसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता। एमसी बोलता है, देख के लगता है आपके पास इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करने का कोई टैलेंट नहीं है। ये सुन के एम्परर बोलता है, नहीं ये इम्पॉसिबल है, मैं एक नोबल फैमिली से हूँ, ये कैसे हो सकता है कि मुझ में कोई टैलेंट ना हो। मास्टर गु, क्या आपकी ये चीज़ टूट गई है या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? चलो इसे छोड़ो, पुरानी किताबों में लिखा था कि इमोर्टल किसी भी पर्सन के टैलेंट को चेंज कर सकते हैं। तो मास्टर गु, क्योंकि आप एक इमोर्टल के डिसाइपल हैं तो आपके मास्टर को ज़रूर इमोर्टल होना चाहिए। तो जल्दी करिए और अपने मास्टर को यहाँ बुला लीजिए। अगर वो मेरी मदद करते हैं तो मैं ज़रूर इमोर्टलिटी को कल्टीवेट कर पाऊँगा और इसके बदले मैं आपको बहुत सारा इनाम दूंगा। ये सुन के एमसी एम्परर को अपने आप से दूर झटकते हुए कहता है, तुम्हारे पास कोई टैलेंट नहीं है इसका मतलब नहीं है। टैलेंट जन्म के साथ मिलता है और इसे किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता। मजेस्टी, आपको होश में आना चाहिए। फिर एमसी अपने पावर को रिलीज करते हुए कहता है, अगर आप अब भी नहीं मानते हो तो मैं आपको इससे भी कुछ अच्छा देखने में मदद कर सकता हूँ। ये सुन के एम्परर की फटके 4 हो जाती है। तभी सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है, होस्ट हमने डिटेक्ट किया है कि नी जाओकियान इमोर्टलिटी को कल्टीवेट कर सकती है और बॉन्डिंग के रिक्वायरमेंट को भी पूरा करती है। तो आपको एक टास्क मिलता है, होस्ट को नी जाओकियान के साथ 3 महीने के अंदर बॉन्ड बनाना है। टास्क पूरा होने पर होस्ट को 50 लकी ड्रॉ स्पिन मिलेगा और अगर आप टास्क पूरा नहीं कर पाते हो तो आप मर जाएंगे। एमसी कहता है, क्या मैं मर जाऊंगा? फिर वो नी जाओकियान से कहता है, मुझे तुम्हारे साथ कुछ डिस्कस करना है तो मेरे साथ आओ। और वो वहाँ से चला जाता है। नी जाओकियान एम्परर की तरफ देखने लग जाती है। तभी मैनेजर बोलता है, लगता है इमोर्टल मास्टर तुमसे कुछ जरूरी बातें डिस्कस करना चाहते हैं तो तुम उनके साथ जाओ, मैं एम्परर और जनरल सुआन वेन की देखभाल करता हूँ। वो कहती है, ठीक है। फिर हम एम्परर को देखते हैं जो कि एमसी पर गुस्सा करते हुए मन ही मन गालियां दे रहा होता है। फिर हमें एमसी की तरफ का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है, नी जाओकियान, क्या तुम इमोर्टलिटी को कल्टीवेट करना चाहती हो? क्या तुम आज़ादी चाहती हो? यह सुन के नी जाओकियान कंफ्यूज हो जाती है और यहीं पे एपिसोड खत्म होता है। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, 1 के होने वाले हैं।